Hello student, welcome once again. Today we discuss the nature of the Indian economy. ठीक है, आज हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का जो नेक्स्ट टॉपिक था, चैलेंज फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी, बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला है डिपेंडेंसी ऑफ मानसून। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मानसून पे कैसे एग्रीकल्चर डिपेंड है और ये कैसे इसके लिए चैलेंज है। ठीक है, अगर टाइम पे मानसून आया तो रेनफॉल सही होगा और उसके साथ में जो प्रोडक्शन है वो सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मानसून सही टाइम पे नहीं आता है, प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता है, जिस टाइम पे रेनफॉल होना चाहिए, जितना क्रॉप को वाटर सप्लाई चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो जितना प्रोडक्शन कोई फार्मर चाहता है वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, हैवी रेनफॉल हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, इरिगेशन फैसिलिटी अगर अच्छी नहीं हो तो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो टोटली डिपेंड रहता है मानसून पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन समय के साथ पे उस पर भी वर्क किया जा रहा है, उसको बेटर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हमको और वर्क करने की उसमें ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मानसून पे एग्रीकल्चर कैसे डिपेंड है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दूसरा होता है स्टूडेंट रिस्टोरिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ठीक है, जो लैंड की फर्टिलिटी है उसको बना के रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह जो वर्म्स वगैरह होते हैं वो सॉइल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अर्थवर्म आपने सुना है ना, वो बिल्कुल फ्रेंड है फार्मर का। ठीक है, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो सॉइल में जो जरी न्यूट्रिशंस होते हैं उसका जो लेवल होता है वो हमेशा बना होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस या दूसरे जो न्यूट्रिशंस हैं जो सॉइल में अवेलेबल होते हैं उसका परसेंट बराबर होना चाहिए। लेकिन आजकल फार्मर ये नोटिस कर रहे हैं कि उसके लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो है बहुत ज़्यादा परसेंटेज में फार्मर अपने फार्म में अपने क्रॉप में उसका यूज़ कर रहा है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए कर रहा है, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है स्टूडेंट कि लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम होते जा रही है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है फार्मर के लिए कि लैंड की फर्टिलिटी को बना के रखना। तो इसके लिए चाहिए कि हम क्या करें, जो मैन्योर वगैरह होते हैं उसका यूज़ करें तो लैंड की फर्टिलिटी स्टूडेंट बनी रहेगी। ठीक है, फिर होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसी चीज़ ठीक है फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो ज़्यादा बेस्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जैसे आप सब लोग जान रहे हैं, जैसे काउ डंग वगैरह से जो बनाया जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती, सूखी पत्तियां, उसको डंप करके जो बनाया जाएगा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उतना ही प्रोडक्शन देता है जितना कि केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो ज़्यादा नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इससे ये बेनिफिट आपको मिलता है। फिर होता है स्टूडेंट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे आप कोई विलेज में जाते हैं तो सपोज वहाँ पे 420 जो फैमिलीज है उसमें से आधी फैमिली के पास 2 हेक्टेयर्स लैंड होगा, 60 फैमिलीज के पास हो सकता है 2 हेक्टेयर लैंड से कम लैंड होगा, और कुछ जो फैमिलीज होगी वो लैंड लेस होगी। ठीक है, उसके पास लैंड ही नहीं है तो वो दूसरे बड़े जो फार्मर है उसके पास जाके वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सभी फार्मर के पास सेम लैंड है क्या? नहीं। दूसरा चीज़ आप ये समझ सकते हैं स्टूडेंट कि अलग अलग जगह पे जब जाएंगे तो कहीं पे आपको माउंटेन एरिया मिलेगा, कहीं पे जो सॉइल है वो अलग अलग टाइप का मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि सभी टाइप के सॉइल मतलब सॉइल जो है सभी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल नहीं होता।
ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप के लिए क्रॉप किया जाता है उसमें, ठीक है। अलग अलग जो सॉइल होगा वो अलग अलग क्रॉप के लिए अच्छा होता है। अब एक ही टाइप की सॉइल में सभी टाइप का क्रॉप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। फिर आता है बेटा मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे आपने प्रोडक्शन कर लिया तो प्रोडक्शन के बाद जो फार्मर है वो जितना भी प्रोडक्शन में अपना जो इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्ट को रिकवर करने का उसके पास एक ही चांस ये है कि उसको एमएसपी अच्छा मिलना चाहिए। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होता है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है या कोई पार्टी डिसाइड करती है, जो विनिंग पार्टी होती है, ठीक है, वो एमएसपी अच्छा दे उस क्रॉप का, ठीक है। जितना फार्मर ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी रिकवरी हो जाए और उसका बेनिफिट उसको मिले, तो प्रॉपर मंडी वगैरह में ले जाके वो क्या करेगा, अपना क्रॉप बेचेगा। तो एमएसपी अच्छी होनी चाहिए उस क्रॉप की, तभी जाके उसको उस क्रॉप का बेनिफिट मिलेगा और उसका, उस फार्मर का इकोनॉमिक कंडीशन जो है स्टूडेंट वो अच्छा हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो इतना हार्ड वर्क किया हुआ है, पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट किया, उसकी रिकवरी भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो देखिए इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ये सारे चैलेंज हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो इसके आगे के कुछ टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।